डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे नेगेटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पॉजिटिव इंटरेक्शंस के बारे में स्टडी किया था। नेगेटिव इंटरेक्शंस जो हैं उसमें हम इंक्लूड करेंगे प्रीडेशन को, पैरासिटिज्म को, कंपटीशन को और एमेंसेलिज्म को। इन चारों प्रकार के जो नेगेटिव इंटरेक्शंस हैं इनको हम एक टेबल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए दो स्पेसीज हैं, स्पेसीज ए और स्पेसीज बी। इन दोनों के बीच जो है इंटरेक्शन हो रहा है। तो देखिए प्रेडेशन की स्थिति में स्पेसीज ए को यहाँ पर बेनिफिट होगा और दूसरी स्पेसीज को जो है नुकसान या हानि होती है। पैरासिटिज्म के केस में देखें तो दोनों स्पेसीज में से जो स्पेसीज होगी, एक स्पेसीज होगी उसको यहाँ पर बेनिफिट होगा, जबकि दूसरी स्पेसीज जो है उसको भी हानि या लाभ उठाना पड़ता है। कंपटीशन के केस में देखें तो दोनों जो इंटरेक्टिंग स्पेसीज होंगी उन दोनों को ही यहाँ पर नुकसान होगा। एमेंसेलिज्म में जो है एक स्पेसीज, जो इंटरेक्टिंग जो दो स्पेसीज हैं उनमें से एक स्पेसीज को नुकसान होता है, जबकि दूसरी जो स्पेसीज है वो न्यूट्रल या अनइफेक्टेड रहती है। इन चारों नेगेटिव इंटरेक्शंस को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम प्रीडेशन की बात करेंगे। प्रीडेशन को जैसे कि यहाँ मैथमेटिकल साइन के द्वारा दिखाया गया है कि एक स्पेसीज को तो बेनिफिट हो रहा है, जबकि जो दूसरी स्पेसीज है वो उसको नुकसान या हानि उठानी पड़ती है। परवच्चण की हम बात करें तो इसमें देखिए दो जातियों के बीच ऐसा संबंध होता है जिसमें जो बड़ा जीव होता है, जो मांसाहारी होता है, वो अपने से छोटे जीव जो कि जनरली शाकाहारी प्राणी होता है, वो उसको मारकर अपना भोजन बनाता है या उसको भोजन बना लेता है। बड़े जीव को हम प्रेडेटर कहते हैं एवं छोटे जीव को यहाँ पर हम शिकार या प्रे के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए इस प्रकार के संबंध में प्रेडेटर को तो बेनिफिट हो या लाभ प्राप्त हो रहा है, जबकि प्रे जो है उसको नुकसान उठाना पड़ता है। इनको हम परवच्चण को एग्जाम्पल्स के माध्यम से अगर समझें तो देखिए लॉइन एंड डियर का जो एसोसिएशन होता है वो प्रेडेटर और प्रे का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। हम सभी जानते हैं कि लॉइन या टाइगर जो है वो एक परवच्ची जीव हैं जो कि हिरन को मारकर खा जाते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये हिरन को पकड़ने के लिए जो टाइगर जो है वो इसका पीछा कर रहा है और थोड़ी देर बाद इसको ये पकड़कर मारकर खा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो टाइगर या जो लॉइन होगा वो प्रेडेटर की भांति कार्य करेगा और इसको बेनिफिट प्राप्त हो रहा है। और जनरली जो डियर है वो एक शाकाहारी जीव है और इसको इसकी जान चली जाती है इस प्रकार के संबंध में और इसको यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रेडेशन। चिड़िया जो होती हैं वो हर्बीवोर्स होती हैं। हर्बीवोर्स भी जो है परवच्चण करते हैं। ये जो ऑर्गेनिक फूड जो होते हैं, फूड ग्रेन्स जो दाने वगैरह होते हैं, ये उनको खाना पसंद करती हैं। तो ये भी एक प्रकार का परवच्चण है और ये भी प्रेडेशन की कैटेगरी में आता है। देखिए शाकाहारी जीव भी पादपों के लिए परवच्ची होते हैं। जनरली जो कैटल्स होते हैं वो बहुत सारे जो है घास और जो जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं उनको अपना भोजन बनाते हैं। तो ये भी एक प्रकार के जो है परवच्ची की तरह कार्य करते हैं। तो शाकाहारी जीव भी जो है परवच्ची हो सकते हैं। देखिए अब प्रे पॉपुलेशन भी अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए कई प्रकार की जो स्ट्रेटजी बनाते हैं। जनरली क्या होता है कि प्रे के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो अपने आप को जो है वो प्रेडेटर से बचा सके। तो प्रकृति ने कुछ ऐसे उनके अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर दी हैं जिससे वो अपनी रक्षा जो है स्वयं कर सकते हैं। देखिए इसमें हम जैसे बात करेंगे कैमोफ्लेजी की। कुछ जीव वातावरण के अनुसार अपना रंग परिवर्तन कर लेते हैं जिससे प्रेडेटर्स उनको जो है आसानी से ढूंढ नहीं पाते हैं। जैसे उभयचर वर्ग के कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जिस भी प्रकार के इन्वायरमेंट में रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपने अंदर जो है उनमें कलर चेंज हो जाते हैं, तो जिससे वो बैकग्राउंड से काफ़ी मैच कर लेते हैं और उनके जो प्रेडेटर्स होते हैं वो उनको ढूंढ नहीं पाते हैं, जिससे वो काफ़ी समय तक जो प्रे हैं वो अपने प्रेडेटर से बचे रह सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। देखिए कुछ पादप भी अपने आप को हर्बीवोर्स से बचाने के लिए, हर्बीवोर्स जनरली क्या होते हैं, कैटल्स होते हैं, है ना, जो छोटे जो प्लांट वगैरह उनको खाते हैं। तो कुछ प्लांट्स भी इन हर्बीवोर्स से अपने आप को बचाने के लिए कुछ अपने अंदर जो है कुछ चेंजेज या अनुकूलन कर लेते हैं। जैसे हम बात करें एकेसिया, बबूल के जो पेड़ हैं उन पर कांटे पाए जाते हैं जिससे शाकाहारी जीव जो है इनको नहीं खा पाते हैं और ये जो बबूल है जो अपने आप को इनसे बचाकर रख पाता है।
देखिए जैसे कैलोट्रोपस में हम देखें, ये कैलोट्रोपस जो है ये बहुत ही एक ग्रामीण क्षेत्रों में उगने वाला पौधा है। रोड साइड पर आप जाएंगे तो आपको हर जगह इस तरह के पौधा मिल जाएंगे, और ये इसके जो फूल होते हैं वो शिव जी को बहुत पसंद है, भगवान शिव जी को इसके फूल चढ़ाए जाते हैं। देखिए और लेकिन इस पौधे के द्वारा बहुत ही एक जहरीला रासायनिक पदार्थ निकलता है, जिसको हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के नाम से भी जानते हैं, और इस जहरीले पदार्थ की प्रेजेंस होने के कारण ही कुछ कैटल्स और जो अन्य हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो इस प्लांट को नहीं खा पाते हैं। तो ये कैलोट्रोपस जो है वो कैलोट्रोप जो है वो अपने आप को हर्बीवोर प्लांट से बचा के रख पाता है। कुछ देखिए जो कुछ और भी प्लांट्स हैं, जैसे टोबैको है, और टोबैको प्लांट के द्वारा निकोटीन सिक्रीट होता है, कॉफ़ी प्लांट के द्वारा कैफीन सिक्रीट होता है, सिनकोना के द्वारा क्विनीन सिक्रीट होता है, जबकि पॉपी प्लांट के द्वारा ओपियम सिक्रीट होता है। तो ये सारे जो है ये इन सिक्रीशन की वजह से, इन प्लांट के द्वारा जो सिक्रीशन हो रहा है, तो जो हर्बीवोर जो एनिमल्स होते हैं वो इनको खाना पसंद नहीं करते हैं और ये अपनी लाइफ को बचा पाते हैं। देखिए सेकंड जो है वो परजीवता है, जिसको हम इंग्लिश में पैरासिटिज्म के नाम से जानते हैं। और देखिए इसका जो मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है उसमें देखिए एक स्पीसीज को फ़ायदा हो रहा है और दूसरी स्पीसीज को इससे नुकसान हो रहा है। अब देखिए दो जाति के जीवों के बीच इस प्रकार का संबंध में एक जाति के जीव को लाभ एवं दूसरे जाति के जीव को नुकसान होता है। जिस भी जीव को लाभ होता है उससे परजीवी एवं जिसे हानि होती है उसे पोषक कहते हैं। इसमें क्या जनरली जो पैरासाइट्स होते हैं उनको तो लाभ होता है, और पैरासाइट्स जिनकी बॉडी में रहते हैं उनको हम होस्ट या पोषक कहते हैं, उनको नुकसान होता है। परजीवी जनरली आकार में छोटे होते हैं, जो कि पोषक के शरीर के अंदर या बाहर रहकर पोषक के शरीर से भोजन एवं आश्रय प्राप्त करते हैं। जनरली पैरासाइट जो होते हैं वो होस्ट की बॉडी में रहते हैं। होस्ट की बॉडी में रहने के साथ साथ ये उनसे भोजन तो प्राप्त करते ही हैं, साथ में इनको एक शेल्टर भी प्राप्त हो जाती है और साथ में इनको प्रोटेक्शन भी प्राप्त होता है। परजीवता पादपों से लेकर पूरे जंतु जगत में पाई जाती है। ये जो परजीवता है पैरासिटिज्म में, ये बहुत ही एक करेक्टरिस्टिक फीचर है एनिमल्स का, और जनरली ये पूरे प्लांट और एनिमल किंगडम में सभी में पाई जाती है। लेकिन प्रोटोजोन्स, फ्लैटवर्म्स, निमेटोड्स और आर्थ्रोपोड्स में ये ज़्यादा देखने को मिलती है। परजीवियों में कुछ विशेष प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, जिससे वे पोषक के शरीर में आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। परजीवी जो पैरासाइट्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे अडेप्टेशंस पाए जाते हैं जिससे वो होस्ट की बॉडी में अच्छे से सर्वाइव कर सकें। जैसे देखिए हम बात करेंगे एडेसिव ऑर्गन्स की। एडेसिव ऑर्गन्स जो हैं कुछ विशेष प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं जिससे ये अपने पोषक से जो है चिपके रहते हैं। सकर्स इनमें पाए जाते हैं, चूसक जिनको हम कहते हैं, इनकी सहायता से ये पोषक से चिपके रहते हैं एवं उनसे भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी लिवर फ्लूक को स्टडी किया था तो उसमें हमने बात की थी कि उसके अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर सकर्स होते हैं, जिसकी सहायता से ये अपने होस्ट की बॉडी से अच्छे से चिपक जाते हैं। पैरासाइट्स होते हैं उनमें जो अत्यधिक जनन क्षमता होती है। प्रचलन अंगों का अभाव होता है, क्योंकि ये अपने होस्ट की बॉडी में रहते हैं, तो प्रचलन अंगों या लोकोमोटिव ऑर्गन्स को इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। संवेदी अंगों का अभाव होता है और इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अनुपस्थित होता है। अब परजीवियों की अगर हम प्रकार की बात करें तो देखिए परजीवी जनरली जैसा हम सभी जानते हैं कि परजीवी देखिए कई प्रकार के हो सकते हैं। बाह्य परजीवी की बात करें तो ये बाह्य परजीवी जो होते हैं पोषक के शरीर के बाहर रहते हैं, जैसे लीच है, लाइस है, और एक प्लांट है कसकटा जिसको अमरवेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, और एक्टोपैरासाइट जैसा कि नाम से इसका मीनिंग निकल रहा है कि एक्टोपैरासाइट जो हैं वो होस्ट की बॉडी के बाहर या सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरे प्रकार के जो परजीवी हैं वो अंतः परजीवी हैं। अंतः परजीवी जैसे कि इसके नाम से मालूम हो रहा है कि ये पोषक के शरीर के अंदर रहते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम है, एस्केरिस है, या जो लिवर फ्लूक को भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। ये सभी जो अंतः परजीवी होते हैं। अब परजीवी के जीवन चक्र कैसे कैसे पूरा होता है, अगर इसके बेस पर अगर हम परजीवियों को विभाजित करें तो देखिए ऐसे परजीवी जिनका जीवन चक्र केवल एक पोस्ट में पूरा हो जाता है उनको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, एक कोशिकीय परजीवी कहते हैं। जैसे एस्केरिस का जो जीवन चक्र है वो केवल एक ही होस्ट में, जो कि मैन है,
उसमें पूरा हो जाता है। तो एस्केरिस जो है एक कोशिकीय परजीवी है। द्विकोशिकीय परजीवी, कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जिनका लाइफ साइकिल या जीवन चक्र 2 पोषकों में या 2 होस्ट में पूरा होता है। तो ऐसे परजीवियों को हम द्विकोशिकीय परजीवी या डाइजेनेटिक पैरासाइट बोलते हैं। एक कोशिकीय परजीवी को हम मोनोजेनेटिक पैरासाइट बोलते हैं। द्विकोशिकीय परजीवी के जो एग्जाम्पल हैं वो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम में 2 पोषक होते हैं, एक मैन होता है और एक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। लेबर फ्लूक में भी देखिए 2 पोषक होते हैं, पहला सीप होता है जबकि दूसरा जो है मोलस्कन जाति के कुछ प्राणी जैसे लिम्निया और प्लेनोर्बिस होते हैं। ट्रिपैनोसोमा और लेशमानिया में भी जो है ये भी दोनों डाइजेनेटिक पैरासाइट हैं। ट्रिपैनोसोमा जिससे स्लीपिंग सिकनेस होता है और लेशमानिया जिससे अफ्रीकन डमडम फीवर नामक रोग होता है। ट्रिपैनोसोमा की बात करें तो इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो मैन है, जबकि सेकेंडरी होस्ट जो है वो सीसी फ्लाई या मिलोसिना पेल्पेलिस होती है। जबकि लेशमानिया में हम बात करें तो इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो मैन है और जबकि सेकेंडरी होस्ट जो है वो सैंड फ्लाई या फेलिबोटेमस होती है। देखिए एक विशेष प्रकार का ये पैरासिटिज्म है जिसको हम ब्रूड पैरासिटिज्म के नाम से जानते हैं। ब्रूड पैरासिटिज्म का सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो कोयल एवं कौवा, जिसको हम क्रो या कॉर्वस के नाम से जानते हैं, उनके बीच देखने को मिलता है। ये देखिए बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। कोयल जो है, जैसे हम कोयल के बारे में जानते हैं, कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये इसका बहुत ही करेक्टरिस्टिक फीचर है। कोयल जो है अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है और ये अपने जो अंडे होते हैं उनको कौवे के या जो क्रो है उसके घोंसले में रख आते हैं। कोयल के अंडे रंग एवं आकार में कौवे के अंडे जैसे ही होते हैं और कौवा इनको जो है अपना समझकर इनकी देखभाल करता है। एवं प्रारंभिक अवस्था में जो कोयल के बच्चे जो होते हैं, हैचिंग के बाद जो अंडे से बच्चे निकलते हैं वो भी देखने में कौवे के बच्चे के समान ही दिखाई देते हैं। और जो कौवा होता है वो कुछ समय तक कोयल के नवजात बच्चों की देखभाल भी करता है। तो इस प्रकार के जो पैरासिटिज्म को हम ब्रूड पैरासिटिज्म के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए तीसरे प्रकार का जो इंटरेक्शन है वो असहभोज्यता है, जिसको हम एमेंसेलिज्म के नाम से जानते हैं। एमेंसेलिज्म में देखिए कि एक जाति को तो नुकसान हो रहा है जबकि दूसरी जाति का जो जीव है वो अनअफेक्टेड या उदासीन रहता है। देखिए 2 जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव के कारण दूसरी जाति के जीव को हानि होती है लेकिन पहले जीव को ना तो नुकसान और ना ही हानि होती है। इस प्रकार के संबंध को हम असहभोज्यता के नाम से जानते हैं। इसका देखिए जो एग्जाम्पल है वो पेनिसिलियम नोटेटम है, जो कि एक प्रकार का जो एक फंगस है और इस पेनिसिलियम नोटेटम से एक रासायनिक पदार्थ सिक्रीट होता है, इसको हम पेनिसिलिन कहते हैं। पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जिसको फर्स्ट टाइम जो है डिस्कवर किया गया था और इसके जो डिस्कवरर थे वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, जिसके लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ की डिस्कवरी के लिए जो है नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। इसके आसपास ये एक वैसे विशेष प्रकार का जो एक एंटीबायोटिक होता है कि इस एंटीबायोटिक की प्रेजेंस होने से इनके पास जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की वृद्धि नहीं हो पाती है। तो देखिए पेनिसिलिन के सिक्रीशन से पेनिसिलियम नोटेटम को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इस पेनिसिलियम के सिक्रीट होने से इसके आसपास जो है बैक्टीरियल ग्रोथ जैसे स्टेफाइलोकोकस की जो है वृद्धि रुक जाती है। तो देखिए पेनिसिलियम नोटेटम तो यहाँ पर न्यूट्रल है लेकिन जो स्टेफाइलोकोकस है उसको यहाँ पर नुकसान हो रहा है, उसकी जो है ग्रोथ यहाँ रुक गई है। तो इस प्रकार के संबंध को हम असहभोज्यता या एमेंसेलिज्म के नाम से जानते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें इसमें तो देखिए ट्राइकोडर्मा जो एक कवक है जो एस्परजिलस दूसरे कवक की वृद्धि को रोकता है। ट्राइकोडर्मा को बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स की तरह भी काम में लाया जाता है। देखिए ये कंसेप्ट भी है स्मोदर क्रॉप्स के बारे में अगर हम जानें तो देखिए इनको बीट फ्री क्रॉप्स कहा जाता है। ये ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो बहुत जल्दी अपनी वृद्धि करती हैं और इनका जो रूट सिस्टम या मूल तंत्र होता है वो काफ़ी अधिक डेवलप्ड होता है, जिससे ये लगभग सारे जल को मृदा से अवशोषित कर लेती हैं और अपने आसपास जो खरपतवार होते हैं उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। स्मोदर क्रॉप में देखिए सनफ्लावर, बार्ले, सोरगम आदि आते हैं।
बीट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि बीट्स ऐसे अनवांटेड क्रॉप्स होते हैं जिनको हम पसंद नहीं करते हैं, या कुछ अनडिजायरेबल क्रॉप्स होती हैं जो कि हमारी जो मेन क्रॉप्स होती हैं उनके साथ ये उगती हैं और उनसे जो है compete या कंपटीशन करती हैं। और कुछ बीट ऐसी होती हैं कि ये जो है सॉइल से मिनरल्स आदि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जो हमारी मेन क्रॉप्स है उसको इससे नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये स्मॉथर क्रॉप इस प्रकार की क्रॉप्स हैं कि ये जब प्लांट या ये फील्ड में लगाई जाती हैं, एग्रो इकोसिस्टम में लगाई जाती हैं, तो ये जो है बीट जो हैं उनको उगने से या ग्रो करने से रोकती हैं। तो यहाँ देखिए स्मॉथर क्रॉप्स को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो बीट्स हैं वो उनकी जो है ग्रोथ यहाँ पर रुक जा रही है। तो ये भी जो है असहभोज्यता का एग्जाम्पल है। देखिए चौथे प्रकार का जो इंटरेक्शन है वो प्रतिस्पर्धा है। और देखिए प्रतिस्पर्धा में जो है दोनों जो इंटरेक्टिंग स्पीसीज हैं उन दोनों को ही यहाँ पर जो है हानि होती है। डार्विन के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था, सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस, और इसके अनुसार इस संसार में कोई भी जीव अकेले अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीवधारियों को अपनी जाति और या दूसरी जाति के जो जीव हैं उनके साथ जो है इंटरेक्ट करने के साथ साथ उनके साथ कंपटीशन भी करना पड़ता है। जीवों के बीच संघर्ष जो है भोजन, रहने के स्थान के लिए, प्रजनन आदि के लिए हो सकता है। अगर हम देखिए टाइप्स ऑफ कंपटीशन की बात करें तो ये कंपटीशन जो है वो एक तो देखिए दो प्रकार का हो सकता है। पहला है अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा, जिसको हम इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में एक ही जाति के जीवों के मध्य जो है संघर्ष होता है। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में जीवों को समान संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसे हम स्मॉल लेवल कंपटीशन भी कहते हैं। यहाँ देखिए इस फिगर में आप देख लीजिए कि ये एक ही जाति के जो दो जीव हैं वो किसी एक रिसोर्स के लिए जो है आपस में जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। ये स्ट्रगल भोजन के लिए हो सकता है, स्थान के लिए भी हो सकता है, और फॉर मीटिंग पर्पज के लिए भी हो सकता है। स्पर्धा कभी कभी अलग अलग जातियों के जीवों के बीच भी होती है। स्पर्धा जैसा हमने बताया कि स्पर्धा जो है वो समान जाति के जीवों के बीच भी होती है और कभी कभी जो है अलग अलग जाति के जीवों के बीच भी होती है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि साउथ अमेरिका में जो कम गहरी झीलें पाई जाती हैं, जहाँ पर आगंतुक फ्लेमिंगोज व उस झील में पाई जाने वाली जो फिशेज होती हैं वो झील में उपस्थित जू प्लैंकटन को अपना भोजन बनाती हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग जाति के जीव हैं। ये फ्लेमिंगो जो है गेस्ट कुछ बर्ड्स होती हैं जो कि इस झील में अपने भोजन के लिए अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए आती हैं, लेकिन उस झील में जो पहले से ही जो फिशेज हैं वो भी वहाँ पर जो उपस्थित जू प्लैंकटन हैं उनको अपना भोजन बनाती हैं। तो देखिए ये अलग स्पीसीज का जीव है और ये भी अलग स्पीसीज का जीव है, लेकिन दोनों के लिए जू प्लैंकटन जो है वो कॉमन एक प्रकार का भोजन है। तो यहाँ अलग अलग जाति के जीवों के बीच जो है एक ही रिसोर्स जू प्लैंकटन को अपना भोजन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अर्थात स्पर्धा अलग अलग जातियों के जीवों के बीच भी होती है। अब इंटरफ्रेंस कंपटीशन की हम बात करें तो देखिए इस प्रकार की स्पर्धा में एक आक्रामक जाति दूसरी कम आक्रामक जाति को विलुप्त या हटा देती है। जैसे देखिए गैलापागोस आइसलैंड में एक कछुए की प्रजाति एविंगडॉन है। जीव जो है एविंगडॉन प्रजाति के जो जीव थे बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी, लेकिन जब इस द्वीप समूह पर बकरियों का आगमन हुआ तो कछुए की प्रजाति इतनी प्रभावित हुई कि मात्र 10 साल में इस द्वीप समूह से विलुप्त हो गई, क्योंकि बकरियों के जो चरने की जो ग्रेजिंग उनकी ब्राउजिंग जो पावर थी वो कछुओं से ज़्यादा थी। तो धीरे धीरे बकरियों ने वहाँ की सारी जो वेजिटेशन थी उसको खाकर ख़त्म कर दिया और इन कछुओं को वहाँ खाने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अतः जो कछुए थे वो धीरे धीरे प्रभावित हुए और वहाँ से विलुप्त हो गए। गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार जब संसाधनों की मात्रा सीमित होती है तब उच्च प्रजाति के जीव निम्न प्रजाति के जीवों को ख़त्म कर देते हैं। यह गॉस ने एक थ्योरी दी थी जिसको हम गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। रिसोर्स पार्टीशनिंग की बात करें, रिसोर्स पार्टीशन या संसाधन विभाजन की बात करें तो देखिए इसमें हम स्टडी करेंगे जब
कई जातियां प्रतिस्पर्धा के स्थान पर संसाधन विभाजन को महत्व देती हैं, तो इसे हम रिसोर्स पार्टीशन के नाम से जानते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो जातियां हैं वो आपस में संघर्ष करें, और संघर्ष करने में जैसे मैंने बताया कि दोनों ही जाति के जीवों को लॉस होता है, तो ये एक ज़्यादा एक अच्छा स्टेप है कि वो संसाधनों को विभाजित कर लें। जैसे कुछ स्पेसीज होती हैं बर्ड्स की, जिन्हें वार्बलर्स कहते हैं। ये वार्बलर्स की जो प्रजाति हैं, कई प्रजाति अपने व्यवहार में परिवर्तन कर एक ही वृक्ष पर रहती हैं तथा वृक्ष के अलग अलग भागों से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। इसको हम डिफरेंट फॉरेजिंग एरिया या निश के नाम से भी जानते हैं, और वो आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने से बचती हैं। इसी को हम रिसोर्स पार्टीशनिंग या रिसोर्स संसाधन विभाजन के नाम से जानते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि मान लिया ये एक ट्री है, और ये वार्बलर्स की कई स्पेसीज हैं। ये वार्बलर्स की स्पेसीज हैं 1 2 3 4 5, लेकिन ये जो है अलग अलग, ये सारी जो वार्बलर्स की अलग अलग स्पेसीज हैं वो इस ट्री के अलग अलग भागों से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। एक दूसरे के एरिया में ये जो है नहीं जाते हैं, अतः इनमें जो स्ट्रगल नहीं होती है, और ये सभी जीव जो हैं अपने आप को बचा कर रखते हैं और अपना अपना भोजन भी वृक्ष के अलग अलग भागों से प्राप्त करते हैं। इसी को हम रिसोर्स पार्टीशन के नाम से ये जानते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखिए गैलापागोस आइलैंड पर पाई जाने वाली जो डार्विन की फिंचेज होती हैं, उनके अंदर भी देखिए भोजन को ग्रहण करने के लिए अपने आप को अलग अलग प्रकार से उन्होंने अनुकूलित किया है, और आपस में एक दूसरे से वो प्रतिस्पर्धा नहीं रखती हैं। गैलापागोस आइलैंड पर जो है बहुत सारे जो है छोटे छोटे द्वीप होते हैं जो कि बहुत नज़दीक होते हैं, और वहाँ पर जो है जलवायु भी एक दूसरे से अलग अलग होती है। वहाँ पर जो बर्ड्स पाई जाती हैं उन्हें डार्विन फिंचेज के नाम से जानते हैं। लेकिन इन डार्विन फिंचेज में अगर हम देखें तो इनमें जो है इनकी जो बीक की जो शेप है, जो इनकी जो चोंच है, उनका अगर आकार की बात करें तो उन सबका जो है आकार अलग अलग होता है, और आकार अलग अलग होने से उनकी जो फूड हैबिट है वो भी अलग अलग हो जाती है, और वो आपस में एक दूसरे से इस कारण उनमें कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। रिसोर्स पार्टीशन हो जाता है, वो अलग अलग प्रकार के संसाधनों को अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सब जो है डार्विन फिंचेज हैं। डार्विन फिंचेज में जो है रिसोर्स पार्टीशन पाया जाता है। ये अलग अलग प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं उनको अपने भोजन के रूप में यूज करती हैं तथा एक दूसरे से इनमें कोई भी जो है स्ट्रगल या कंपटीशन नहीं होता है, अर्थात सभी जातियाँ जो हैं वो जो हैं सर्वाइव कर रही हैं, है ना। यहाँ पर कोई भी इनमें कंपटीशन या स्पर्धा इनके अंदर नहीं है, तो सभी प्रकार की जातियाँ जो अपने आप को सर्वाइव करने में जो है रखने में सक्षम हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ नेगेटिव इंटरेक्शंस के बारे में बताया। नेगेटिव इंटरेक्शंस जो हैं वो काफ़ी बार एग्ज़ाम में या नीट एग्ज़ाम में या आपके जो बीएससी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं या आपके जो स्कूल बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में या शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो निश्चित ही आप लोगों को यह जो है समझ में आया होगा। आप इसी प्रकार से हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। आप हमारे जो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग कुछ और इकोलॉजी के जो वीडियोज़ हैं आपके लिए लाएंगे। मेरा केवल यही उद्देश्य है कि आप लोगों तक जो है ये एजुकेशन जो है वो पहुँचे, क्योंकि सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो महंगी जो कोचिंग्स होती हैं उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको घर बैठकर ये सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको कहीं बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि बाहर जाने से काफ़ी ज़्यादा जो है इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है पेरेंट्स के ऊपर। तो मेरा आपसे यही केवल एक एम है कि आप घर बैठकर जो है वो एजुकेशन प्राप्त कर सकें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो।